गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था डिस्कनेक्शन का। मैंने आपको कुछ टेक्निकल टर्म्स बताई थी। इस लेक्चर में फर्स्ट यूनिट का अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ इवेंट। ओके, ऑर्डर ऑफ इवेंट से क्या मतलब है कि जैसे आप किसी मॉलिक्यूल को डिस्कनेक्ट कर रहे हो तो आप किस ऑर्डर में करोगे, कौन सा डिस्कनेक्शन पहले होना चाहिए ताकि जब सिंथेसिस करें तो वो राइट वे में हो सके। जैसे देखो इस एग्जांपल से ये बात ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी। आप ये देखो यहाँ पे एक तो ग्रुप लगा हुआ है कार्बोनिल ग्रुप और एक लगा हुआ है एल्काइल ग्रुप। दो वे से इस मॉलिक्यूल को इसने डिस्कनेक्ट किया है। पहली स्टेप ए में सबसे पहले इसने इस एल्काइल ग्रुप को डिस्कनेक्ट किया है। ये देखो ए यहाँ लिखा हुआ है, तो पहले एल्काइल ग्रुप को डिस्कनेक्ट किया है और उस जब एल्काइल ग्रुप हट गया तो सिर्फ कार्बोनिल बच गया रिंग के ऊपर। लेकिन इस डिस्कनेक्शन के लिए सामने लिखा हुआ है रॉन्ग ओरिएंटेशन। रॉन्ग क्यों है? क्योंकि जब आप सिंथेसिस करोगे तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये इसको पैरा पे लगाएगा ही नहीं, ये कहाँ लगाएगा इस एल्काइल ग्रुप को? मेटा पे, और ये सिंथेसिस गलत हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, आप ए वाली स्टेप को नहीं कर सकते। ये जो ऑर्डर आपने किया है ये गलत है। दूसरा वाला बी ऑर्डर देखो कि आप पहले किसको डिस्कनेक्ट करो, आप पहले इस कार्बोनिल असाइल कार्बोनिल जो ग्रुप है CH3CO को डिस्कनेक्ट करो। तो CH3CO अगर हट जाता है पहली स्टेप में, ये बी ये हट गया और एल्काइल इसके ऊपर लगा हुआ रहेगा। तो आपको पता है कि एल्काइल ग्रुप जो होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, और ऑर्थो पैरा में से भी पैरा मेजर होता है क्योंकि ऑर्थो के पास तो क्या होगी, स्टीरिक हिंड्रेंस होगी। तो यहाँ पे जब मैं वापस सिंथेसिस करवाऊंगी तो ये जो मिथाइल ये जो प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है ये इसको कहाँ डायरेक्ट करेगा, ये इसको पैरा पे डायरेक्ट करेगा और हमें राइट प्रोडक्ट मिलेगा। तो ऑर्डर ऑफ इवेंट से क्या मतलब है? इन ऑर्डर ऑफ इवेंट वी विल स्टडी सम गाइडलाइंस। देयर आर 9 गाइडलाइंस वी विल स्टडी। फर्स्ट गाइडलाइन इज दिस: retain the group which give right orientation। उस ग्रुप को आप लगा के रखो जो आपको सही ओरिएंटेशन दे जब आप प्रोडक्ट को वापस बनाओ तो। एंड डिसकनेक्ट द अदर, दूसरे वालों को आप तोड़ दो। तो ये आपको स्टेप्स एक दो करके देखनी पड़ेगी कि किससे जब मैं वापस बनाऊंगी तो ये आ जाए। और वैसे भी आप ये देखो पैरा पे लगा हुआ है, तो आप ये देखो पैरा डायरेक्टिंग कौन सा है उसको तो मैं रखूं और दूसरे वाले को हटा दूं। ये इसका पहला है। यहाँ पे देखो इसका सिंथेसिस भी कर रखा है वापस से। अपन ये तोड़ा, यहाँ पे इसने बेंजीन लिया, इसको भी फिर इसने डिस्कनेक्ट कर दिया। मान लो पीछे की तरफ अगर मैं इसको भी डिस्कनेक्ट कर दूं तो आप इसको हटा दो, क्योंकि फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन से अपन आराम से इस ग्रुप को जोड़ सकते हैं इसके ऊपर। तो आप सबसे पहले एल्कीन लिया, एल्कीन की फिर इसके बाद इस एल्काइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराई AnCl3 की प्रेजेंस में, तो ये हो गया इसका एल्काइलेशन। और फिर क्या किया इसको इस MeCO_Cl के साथ CH3C डबल बॉन्ड Cl कार्बोनिल क्लोराइड या मिथाइल कार्बोनिल क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो ये भी ये असाइल, ये तो हो गया फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और ये हो गया फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन। ये इसके पैरा पोजीशन पे लग जाएगा तो हमें टारगेट मॉलिक्यूल जो है वो मिल जाएगा। ये यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे लग जाएगा असाइल। ओके, दिस इज फर्स्ट गाइडलाइन that we should disconnect in this way that we will get a right orientation. Okay. Now guideline second: disconnect first the most electron withdrawing substituent। सबसे पहले अगर आपको कुछ मॉलिक्यूल पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्सटीट्यूएंट जो दिख रहे हैं उनको डिस्कनेक्ट करो, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्सटीट्यूएंट ज़्यादातर मेटा डायरेक्टिंग होते हैं और वो रिएक्शन को सही डायरेक्शन में नहीं ले जा पाते जब हम बैक आते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो, अगर आपको किसी मॉलिक्यूल पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिख रहे हैं उनको डिस्कनेक्ट करो। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है कि क्यों करो, इट विल बी डीएक्टिवेटिंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डीएक्टिवेटिंग होते हैं। सो इट मे बी डिफिकल्ट टू ऐड एनीथिंग एल्स वंस इट इज इन। जब तक वो अंदर है तब तक किसी और चीज़ को ऐड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहली स्टेप में आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को ही डिस्कनेक्ट करो। जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये टारगेट मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये टारगेट मॉलिक्यूल है। इसमें अपन ने सबसे पहले जो नाइट्रो ग्रुप्स थे उनको हटा दिया। यहाँ पे ये जो एरो है डिस्कनेक्शन में हमेशा इस एरो को यूज करते हैं। यहाँ पे एरो के ऊपर मैंने लिखा है कि CN बॉन्ड जो है उसका क्लीवेज होगा, तो ये CN बॉन्ड का क्लीवेज हो गया। और यहाँ पे
ये दो मिथाइल ग्रुप, दो एल्काइल ग्रुप रह गए और एक OH रह गए। ठीक है, पहली स्टेप में ये डिस्कनेक्शन हुआ। सेकेंड स्टेप में आप देखो, अब अपन इन दोनों ग्रुप से डिस्कनेक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, ये जो दोनों ग्रुप्स हैं, आप ये देखो, अब सेकंड स्टेप में अपन ये सोचे कि कौन सा एल्काइल ग्रुप डिस्कनेक्ट होगा, तो आप मिथाइल को भी कर सकते थे और इस टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप को भी कर सकते थे। ठीक है, लेकिन मैंने टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप को हटाया क्योंकि मिथाइल जो है वो मेटा पे है OMe के, और OMe क्या है, एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो मेटा वाला तो आ ही नहीं पाएगा अगर मैं बैक रिएक्शन को लाऊंगी, और ये आराम से आ जाएगा क्योंकि ये ऑर्थो पोजीशन पे है। तो अपन ने क्या किया, अगली स्टेप में यहाँ पे देखो एरो लगा हुआ है बॉन्ड ब्रेकेज का, इस टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप को अपन ने यहाँ से हटा दिया और ये मॉलिक्यूल लास्ट में रह गया। ये मॉलिक्यूल लेके और फिर अपन सिंथेसिस कर सकते हैं वापस से। आप यहाँ बैक जब जाओगे तो बैक में आप इसका क्या कर दो, फ्रिडरक्राफ्ट एल्काइलेशन कर दो, जिसमें आप क्या लोगे, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड ले लो। ये देखो, इसका जो बैक रिएक्शन जब अपन करवाएंगे तो आप टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड ले लो और AlCl3 ले लो। तो ये क्या करेगा, ये अपने ऑर्थो पे टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप जोड़ लेगा, हमारे पास ये मॉलिक्यूल आ जाएगा, और उसके बाद में अपन जो है इसका नाइट्रेशन करा सकते हैं, वो HNO3 और H2SO4 से करा सकते हैं। तो HNO3 और H2SO4 जो है वो इसकी पैरा, क्योंकि OMe जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इसकी ऑर्थो पोजीशन हो गई और ये इसकी पैरा पोजीशन हो गई, यहाँ पे इसके नाइट्रेशन हो जाएगा। तो आप इस गाइडलाइन में अपन ने क्या सीखा कि अपन को पहले मोस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है उनको डिस्कनेक्ट करना है। ओके, यहाँ पे अपन जैसे कि कल लास्ट वाली क्लास में भी मैंने आपको FGI के बारे में बताया था कि FGI में क्या करते हैं, अपन एक फंक्शनल ग्रुप की जगह दूसरे फंक्शनल ग्रुप को इंसर्ट कर देते हैं। ओके, क्यों करते हैं, जैसे मान लो कोई नाइट्रो ग्रुप है वो मेटा डायरेक्टिंग है और ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिएक्शन को सही डायरेक्शन में नहीं ले जा पाते, तो आपको चाहिए कि हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप लाएं, तो आप NO2 की जगह NH2 को ला सकते हो। कहीं पे अगर एसिड लगा हुआ है, एसिड भी मेटा डायरेक्टिंग है, तो अपन एसिड की जगह CH3 को ला सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी बताए हैं कि Me और COH मेटा डायरेक्टिंग है, आप चाहते हो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो तो आप वहाँ पे CH3 लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि आप CH3 का KMnO4 के साथ रिएक्शन करा के डायरेक्टली उसको एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर कहीं पे Me है, CH3 है और आप चाहते हो, अगर कहीं पे Me है और आप चाहते हो कि CCl3, क्योंकि Me क्या होता है, Me होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और CCl3 होता है मेटा डायरेक्टिंग, तो इन दोनों को एक दूसरे में कन्वर्जन कर सकते हैं NO2 का NH2 में। तो FGI जहाँ पे अपन चाहें वहाँ पे अपन यूज में ले सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया है, यहाँ पे ये कंपाउंड है जिसमें CCl3 के पैरा पोजीशन पे क्लोरीनेशन हुआ है। अब अगर मैं CCl3, मान लो मैं बैक में इसको CCl3 के साथ ही इस बॉन्ड को अगर मैं तोड़ देती हूँ, इस बॉन्ड को अगर मैं CCl3 के साथ में तोड़ दूंगी और फिर वापस सिंथेसिस करवाऊंगी तो हो ही नहीं पाएगा। जैसे मैं इसको पीछे लेके जाऊं और मैं FGI ना करा के सीधा इस मॉलिक्यूल को ऐसे ही रख लूं, CCl3 और ये Cl को हटा दूं, ठीक है, तो फिर मैं क्लोरीनेशन करूंगी तो पैरा पोजीशन पे नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो अपन चाहते हैं कि पैरा पोजीशन पे हो, तो आप क्या करो, पहले CCl3 को किस में कन्वर्ट करो, CH3 में कन्वर्ट करने के बाद में हमने क्या किया, पहली स्टेप ये होगी, ऑर्डर ऑफ इवेंट ऐसे चलना चाहिए। अगर आप इस स्टेप में मान लो मैं ये करती कि बाद में मैं इस CCl3 को ये क्या कहते हैं, पहले तो मैं इसको क्लोरीनेशन को हटा देती और बाद में मैं इसको ये रख लेती, तो ये गलत होता, क्योंकि इसको ये गलत होता क्योंकि CCl3 मेटा डायरेक्टिंग है। ये वाला जो स्टेप है ये सही होगा, पहले आप Cl को हटाओ, FGI पहले में आपने FGI किया है तो CCl3 से क्या बन गया, CH3 बन गया और फिर आपने CCl हटा दिया। अब देखो अगर अपन इसका वापस सिंथेसिस कराएं तो ये जो CH3 है, सबसे पहले यहाँ पे इसने लिखा है क्लोरीनेशन, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है, तो पैरा पोजीशन पे क्या हो जाएगा, इसके क्लोरीनेशन हो जाएगा। यहाँ पे मान लो CH3 है तो यहाँ Cl आ जाएगा, ठीक है, ये CH3 और उसके बाद में आप CCl3 आराम से बना सकते हो। आप इसकी रिएक्शन PCl5 और Cl2 के साथ करा दो तो CH3 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CCl3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसा आपको ग्रुप चाहिए, आप चाहते हो कि दूसरा ग्रुप उसके पैरा पे लगा हुआ है तो आप
उसको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में कन्वर्ट कर लो। अगर मेटा पे लगा हुआ होता तो जरूरत थी नहीं, अगर मान लो ये ऑर्थो मेटा पे होता ये Cl तो अपन फिर कन्वर्ट ही नहीं करते, अपन सीधा Cl तोड़ते और फिर वापस बैक रिएक्शन आ जाती CCl3 से। ओके, और इसको भी आप चाहो तो और पीछे तक ले जा सकते हो। देखो ये टॉलीन ही तो है, टॉलीन है तो बेंजीन जो है उसके ऊपर टॉलीन बनाने की स्टेप्स भी और पीछे तक ब्रेक डाउन कर सकते हो, इसको मिथाइलेशन करा दो बेंजीन का। ओके, तो ये थर्ड गाइडलाइन है। तो अभी तक अपन ने 3 गाइडलाइन पढ़ी है। पहला, जो ऑर्डर जिसमें आप तोड़ रहे हो वो सही ओरिएंटेशन का होना चाहिए ताकि वो जो ग्रुप्स हैं जब हम उनको सिंथेसाइज करें तो राइट प्रोडक्ट बने। सेकेंड अपन ने पढ़ा है कि जो डिस्कनेक्ट मोस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है उनको अपन को सबसे पहले हटाना चाहिए, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिंग के अंदर रहते हैं वो प्रोडक्ट को सही तरीके से नहीं बनने देते। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये रिजिड हो गई, ये बात जरूरी नहीं है, लेकिन आप इस पाथवे को अपना सकते हो। बहुत सारे पाथवे होंगे एक मॉलिक्यूल को डिस्कनेक्ट करने के लिए, ये भी आपके दिमाग में रहना चाहिए, लेकिन उस पर रिजिड नहीं कि हर बार आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को हटाओ। ओके, थर्ड वाला ये हो गया FGI, अगर जरूरत पड़े तो आप FGI भी कर सकते हो। ठीक है, फोर्थ गाइडलाइन जो है वो many groups can be added by nucleophilic substitution on a diazonium salt। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायazonium वाला। आप डायazonium सॉल्ट बना के नए ग्रुप्स को वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है डायazonium सॉल्ट। देखो जैसे ये एग्जांपल जो है, इस एग्जांपल में सबसे पहले देखें तो अपन को लगेगा कि इसमें क्या करें COH की जगह, लेकिन आप क्या करो, सबसे पहले COOH जो है ना उसकी इसने करा दिया FGI। ये देखो COH को इसने किसमें कन्वर्ट कर दिया, साइनाइड में। और साइनाइड आपको पता है, साइनाइड का बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराओ आराम से एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो इसने FGI कराई, एसिड की जगह क्या आ गया, साइनाइड। और कल ही मैंने आपको रिएक्शन बताई थी कि डायएजोटाइजेशन में आप डायazonium सॉल्ट की CuCN के साथ रिएक्शन कराओ तो N2+ की जगह Cn लग जाता है। ये देखो यहाँ से Cn आया और Cn से फिर क्या चला गया, यहाँ पे NH2 बन गया। तो ये क्या हुआ, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। ये कैसे आया होगा NH2 से, डायazonium सॉल्ट के थ्रू आया होगा। तो पहले तो कराई FGI से कराया साइनाइड को, एसिड को साइनाइड में, और फिर साइनाइड जो है उससे सीधा कहाँ चले गए, NH2 पे। ओके, अगली स्टेप में इसने क्या कराया, अगली स्टेप में इस Cl को हटाया है, CCl बॉन्ड को तोड़ा है, तो ये आपके पास मॉलिक्यूल रह गया। ठीक है, उसके बाद में इसका NH2 जो है इसका FGI रिडक्शन। हम हमेशा स्टेप्स जो लिखते हैं वो डायरेक्ट वाली लिखते हैं, यहाँ पे देखो रिडक्शन लिखा है, इसका मतलब NO2 से NH2 जो है वो रिडक्शन से बना होगा। आप ऐसे नहीं लिखोगे ऑक्सीडेशन, आप ये बताओगे कि ये कैसे आया होगा उससे, ये उससे रिडक्शन से आया होगा। तो आपने जब FGI कराई तो NH2 की जगह आप NO2 लिख सकते हो, और फिर बैक में जाओ NO2 को भी हटा दो और आपके पास ये डाइफिनाइल रिंग बच जाएगी। ठीक है, अब देखो सिंथेसिस करेंगे तो बहुत इजी है, इसको आप कैसे कर सकते हो, इसका नाइट्रेशन करा दो तो HNO3 H2SO4। ओके, तो HNO3 H2SO4, तो ये जो आपकी दूसरी बेंजीन रिंग है ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती है, तो ये पैरा पे सब्स्टिट्यूएंट के नाइट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, क्योंकि नाइट्रो जो ग्रुप है वो तो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं और हमें क्या चाहिए आगे की तरफ, ऑर्थो पे Cl चाहिए, तो अपन क्या करते हैं, इस नाइट्रो का रिडक्शन करा देते हैं। रिडक्शन आपको मैंने बताया था, पैलेडियम कार्बन H2 से अपन रिडक्शन करा सकते हैं, तो NO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा पीछे की तरफ। ठीक है, NH2 में फिर आप क्लोरीनेशन करा दो, इसकी Cl2 के साथ रिएक्शन करा दो, तो NH2 की पैरा पोजीशन पे क्या लग जाएगा। वैसे भी देखो आपको अगर पता हो तो NH2 वाली रिंग पे ही क्लोरीनेशन होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग रहा है जो इस रिंग को ज़्यादा एक्टिवेट कर देगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। इस रिंग पे नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे NH2 लगा हुआ है, तो NH2 लगा हुआ है तो इसके ऑर्थो पे क्लोरीनेशन हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरीनेशन हो गया। और उसके बाद में क्या है, उसके बाद में आप ये जो अमीन है इससे अपन को साइनाइड पे पहुंचना है। ये कल भी मैंने ये रिएक्शन बताई थी आपको, कैसे पहुंचेंगे देखो ये मैं बताती हूँ आपको। देखो सबसे पहले तो अपन ने क्या लिया है, ये अपने पास मान लो NH2, ठीक है, और NH2 में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इससे डायazonium सॉल्ट बनाएंगे। तो आप या तो डायरेक्ट ले सकते हो HNO2, या आप ले लो NaNO2 और HCl, दोनों का मतलब एक ही होता है, इससे भी HNO2 बन जाएगा।
इससे क्या बन जाता है, इससे बन जाता है डायazonium सॉल्ट N2+। और फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो डायazonium सॉल्ट है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ये बन गया डायazonium सॉल्ट। और अब आप इसकी CuCl के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो जो N2 है वो रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पे साइनाइड आ जाएगा। ओके, देखो सेम अपना भी यही हुआ है, NH2 की जगह मैंने आपको बताया कि साइनाइड आ जाएगा। कैसे आया, डायazonium बेसिस करा देंगे H2O OH माइनस की प्रेजेंस में, तो इससे क्या बन जाएगा, इससे एसिड बन जाएगा। ओके, तो ये अपनी हो गई गाइडलाइन 4 कि अपन जो है डायazonium सॉल्ट जो है उसको यूज करके, डायazonium सॉल्ट से यूज करके बहुत सारे प्रोडक्ट को बहुत इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, ये गाइडलाइन 4 है। उसके बाद में आप देखो गाइडलाइन 5, if two orthopara directing group are meta to each other then add dummy amino group used to set up required relation then remove by diazotization and reduction। देखो ये एग्जांपल एक स्पेसिफिक एग्जांपल है, इसमें ये बता रखा है कि अगर कभी भी आपको ऐसा एग्जांपल मिले जिसमें कि दो ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप एक दूसरे के मेटा पे लगे हुए हैं, जैसे कि ये ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग है और मेटा पे लगे हुए हैं, तो आप एक नया अमीनो ग्रुप इंसर्ट कर दो उस मॉलिक्यूल के अंदर जिससे कि रिएक्शन हो सके। देखो मैं इस एग्जांपल यहाँ पे सबसे पहले अपन ने ये है, अपने देखा कि दो ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप मेटा पोजीशन पे लगे हुए। अब आप क्या कराओ, आप कराओ FGI। ठीक है, FGI क्यों कराई, FGI में आपने क्या किया, इस NH2 को अपन ने किस में कन्वर्ट कर दिया, NO2 में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब यहाँ पे अपन ने किया ऐड अमीनो ग्रुप। इस अमीनो ग्रुप को आपको मैंने यहाँ पे भी आपको बताया, देन ऐड डमी अमीनो, एक नया अमीनो ग्रुप आप इसमें ऐड कर दो। तो अपन ने ये अमीनो ग्रुप यहाँ पे ऐड कर दिया। ओके, और फिर अगली स्टेप में देखो क्या किया है, नाइट्रेशन। ये जो आपका नाइट्रेशन हुआ था, CN बॉन्ड तोड़ा है, ये यहाँ से हट गया। ठीक है, और उससे अगली स्टेप में क्या हुआ है, उससे अगली स्टेप में फिर अपन ने FGI किया है, इस NH2 को अपन ने किस में कन्वर्ट कर लिया, NO2 में। और आपको पता है कि NO2 का तो बेंजीन जोड़ सकते हैं अपन बेंजीन रिंग पे नाइट्रेशन से, तो इस यहाँ पे भी CN बॉन्ड टूटा है और ये मॉलिक्यूल बन गया। देखो जरूरत क्यों पड़ी ये करने की कि ये जो ग्रुप है, क्योंकि देखो ये वाला जो ग्रुप है इसके तो ये NO2 है पैरा पे, ये तो उस NO2 को ला ही नहीं सकता था। इस OH जो कि ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग है उसके ये कहाँ है, मेटा पे, तो ये भी इसको नहीं ला सकता। तो हमने एक नया ग्रुप इंसर्ट किया, जब तक वो ग्रुप इंसर्ट रहेगा तब अपन ऐड कर देंगे और बाद में उस ग्रुप को हटा देंगे। एक नया ग्रुप इसलिए इंसर्ट किया ताकि ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है ये ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग है और इसके ऑर्थो पे आगेगी, तो इसको इंसर्ट कर देंगे और बाद में इस नए ग्रुप को हटा देंगे। देखो आप बैक रिएक्शन देखोगे तो सब समझ में आएगा। ये अपन ने रिएक्टेंट लिया, ठीक है, अब इसमें अपन ने सबसे पहले नाइट्रेशन करवाया। तो नाइट्रेशन जो है वो, क्योंकि इसमें जो इसके तो मेटा पे होगा, तो ये तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है और OH क्या है, ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो यही पोजीशन जो है वो सबसे सुटेबल होगी क्योंकि वो इसके मेटा है COH के और OH के पैरा है। तो यहाँ पे नाइट्रेशन हो गया पहली स्टेप में। जब मान लो अपन बैक आए, अपन ने इसकी रिएक्शन कराई HNO3 और H2SO4 से, तो इस पोजीशन पे नाइट्रेशन होगी। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, नाइट्रेशन जो है उसको, क्योंकि NO2 तो वैसे ही NO2 को अपन ने FGI किया, रिडक्शन करवाया किससे, PDCH2 से, PDCH2 से, तो NO2 किस में कन्वर्ट हो गया, NH2 में कन्वर्ट हो गया। ओके, अब आप अगली स्टेप में वापस नाइट्रेशन करवाओ HNO3 H2SO4, क्योंकि अब हमें वो नाइट्रो ग्रुप लाना है यहाँ पे। ठीक है, पैरा पे जाएगा नहीं और यहाँ पे ये नाइट्रो ग्रुप इंसर्ट हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू NH2। तो ये नाइट्रो ग्रुप आ गया जो कि हमें प्रोडक्ट में चाहिए था, जो कि ये दोनों नहीं ला सकते थे, इसलिए हमने उसको इंसर्ट किया था इस नए डमी ग्रुप में। ठीक है, तो अब जब आप नाइट्रेशन कराओगे तो इसके ऑर्थो में ये NO2 आ जाएगा। ओके, और फिर NO2 को आप जो है NO2 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये NO2 तो आ गया जो अपन को चाहिए था, लेकिन ये तो अपने प्रोडक्ट में है ही नहीं ना, तो अपन को इसको हटाना है। इसको आप आराम से हटा सकते हो। आपको कल ही मैंने रिएक्शन बताई कि इसका डायazonium सॉल्ट बना लो सबसे पहले
NO2 को अभी रिडक्शन मत कराना, नहीं तो वो भी NH2 हो जाएगा और दोनों का डायजोनियम बन जाएगा। NO2 को NO2 रखेंगे, पहले इसका डायजोनियम सॉल्ट बनाएंगे HNO2 के साथ रिएक्शन करके। डायजोनियम सॉल्ट के बाद में एक रिएक्शन आप कल देखना H3PO2 के साथ जब अपन रिएक्शन कराते हैं तो डायजोनियम सॉल्ट की जगह H आ जाते हैं, N2 हट के। तो यहाँ से ये सीधा देखो इस प्रोडक्ट में इसने NH2 हटा दिया और सिर्फ NO2 रह गया और मेन प्रोडक्ट में अपने पास NH2 था, तो आप रिडक्शन वापस से करा दो और ये क्या आ जाएगा, NH2। तो जब भी आपके दो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स मेटा पे हों तो आपको इन ग्रुप्स को लाने के लिए एक नया ग्रुप लाना पड़ेगा ताकि वो अपने ऑर्थो पे उनको लेके आ जाए। ओके, इस एग्जांपल को आप एक बार वापस देखना। गाइडलाइन 5, देन गाइडलाइन 6। देखो गाइडलाइन 6 ये है कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं उनको आप जब लास्ट पे पहुंच जाओ तो आप उन मॉलिक्यूल्स को वैसे का वैसे रख लो, क्योंकि फिर क्या होता है उन मॉलिक्यूल्स को बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो बेटर है कि आप वहां पे स्टॉप हो जाओ और फिर वहीं से रिएक्शन को वापस सिंथेसिस करा दो। डू नॉट डिस्कनेक्ट द सब्स्टिट्यूएंट, उन सब्स्टिट्यूएंट को डिस्कनेक्ट मत करो विच आर डिफिकल्ट टू ऐड, जो कि ऐड होने में बहुत मुश्किल है, जैसे OH, OR, फिनाइल रिंग दूसरी। तो इन सब्स्टिट्यूएंट को डिस्कनेक्ट ना करके लास्ट तक रिएक्टेंट तक बनाए रखो उन सब्स्टिट्यूएंट को। सम कॉम्बिनेशन, कुछ कॉम्बिनेशन ये दे रखे हैं, ये इजीली अवेलेबल कंपाउंड्स है केमिस्ट्री में, आप एज ए रिएक्टेंट लेके सिंथेसिस कर सकते हो। जैसे एक तो बता रखा है सैलिसिलिक एसिड और सैलिसल्डिहाइड भी ले सकते हैं, है ना। यहाँ पे ये तो सैलिसिलिक एसिड हो गया और अगर मैं CHO लगा दूंगी तो सैलिसल्डिहाइड हो जाएगा। ऐसे ही एंथ्रेलिक एसिड अगर आपको लास्ट में मिलता है तो फिर ज़्यादा तोड़ने की जरूरत नहीं है, NH2 या COH, बस इसको लेके आप यहाँ पे एंड करके और फिर यहाँ से सिंथेसिस रिएक्शन दिखा सकते हो। ऐसे ही थैलिक एनहाइड्राइड है, ठीक है, ये OH लगे हुए हैं ऑर्थो पे, क्रिसॉल जो बन जाता है, ये दो इसमें दो OH ग्रुप जो है वो ऑर्थो मेटा और पैरा पे लगे हुए हैं। यहाँ पे ये क्रिसॉल हो गया, ये डाइफिनाइल हो गया और ये मेसिटाइलिन हो गया, ठीक है। अब गाइडलाइन, इसमें देखो एक एग्जांपल इसने समझा रखा है, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी आया हुआ है। सल्ब्यूटामोल, सल्ब्यूटामोल जो कंपाउंड है इसमें क्या है, ये देखो ये आपको दिख रहा होगा इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड। तो अपन क्या करेंगे, सिर्फ इस ग्रुप को हटाएंगे, हमें सैलिसिलिक एसिड मिल गया तो अपन उसको फिर आगे नहीं तोड़ेंगे, ठीक है। तो अपन ने सबसे पहले ये जो असाइलेशन हुआ हुआ है ना कार्बोनिल ग्रुप, इसको हटाया, ये तो अपना कार्बोनिल क्लोराइड बन गया और ये अपना सैलिसिलिक एसिड बन गया। ये अपना सैलिसिलिक एसिड बन गया, ओके। अब देखो आप ये देखो, ये मैंने सैलिसिलिक एसिड दिया और इसकी रिएक्शन अब आपको क्या है कि डायरेक्टली असाइलेशन से नहीं होगी, आप एक रिएक्शन पढ़ोगे जिसका नाम होता है फ्रिस रीअरेंजमेंट, फ्रिस रीअरेंजमेंट, ओके। उस फ्रिस रीअरेंजमेंट में क्या होता है, आप जब असाइलेशन कराते हो तो फिनॉल जो OH होता है उससे फिनोलिक एस्टर बनता है। पहले ये मैंने एसिटिक एनहाइड्राइड लिया है, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड CH। यहाँ पे ये तो AC2 AC तो हो गया एसिटाइल ग्रुप 2, ये देखो दो एसिटाइल ग्रुप और O। तो एसिटाइल ये एसिटिक एनहाइड्राइड जो अपन ने लिया है ये इस OH के साथ पहले रिएक्शन करेगा और इस OH को ये फिनोलिक एस्टर में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे ये बन गया OC डबल बॉन्ड OCH, ठीक है। और ये जो फिनोलिक एस्टर है फिर AlCl3 की प्रेजेंस में ऑर्थो अगर वैकेंट है तो ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर बनता है और नहीं तो पैरा पे भी सब्स्टिट्यूशन होता है इसका। तो AlCl3 की प्रेजेंस में ऑर्थो और पैरा दोनों बनते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ऑर्थो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है तो दूसरा वाला प्रोडक्ट भी बनेगा लेकिन पैरा ज़्यादा बनेगा क्योंकि उसमें स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगी। तो पैरा पे ये जो ग्रुप है ये पैरा पे ट्रांसफर हो जाएगा C डबल बॉन्ड OCH। यहाँ पे OH वापस रह जाएगा, यहाँ पे आपका COOH रह जाएगा और ये जो है इसके पैरा पे आ जाएगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड OCH। इसे फ्रिस रीअरेंजमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान रखो फिनॉल का जब भी असाइलेशन कराओ तो फ्रिस रीअरेंजमेंट से होता है और ज़्यादातर मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो बनता है, पैरा भी बनता है लेकिन वो कम अमाउंट में बनता है,
ओके, तो ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है, आपको सिर्फ एक स्टेप डिस्कनेक्ट करनी है, फिर तो सैलिसिलिक एसिड बन ही गया और आप सैलिसिलिक एसिड जो है उससे प्रोडक्ट बना सकते हो। अब गाइडलाइन 7, अवॉइड सीक्वेंस विच मे लेड टू अनवांटेड रिएक्शन एट अदर साइट्स। ऐसी रिएक्शंस मत कराओ जिससे कि अनवांटेड रिएक्शंस बढ़ जाएं। कई बार क्या होता है कि अपन ऑक्सीडेशन तो किसी एक ग्रुप का करा रहे होते हैं और ऑक्सीडाइज कोई दूसरा ग्रुप भी हो रहा होता है साथ में। जैसे आप इस एग्जांपल में देखो, इस एग्जांपल में इस मॉलिक्यूल को दो तरह से डिस्कनेक्ट किया गया है, ठीक है। पहली स्टेप में तो क्या किया कि आप इसको NO2 को हटा लो, पहली स्टेप में NO2 हटा तो CH2Cl रह गया, ओके। और फिर सेकंड स्टेप में ये जो आपका मिथाइल क्लोरीनेशन हुआ था, CH2Cl को आपने तोड़ लिया, ठीक है, और फिनोलिक एस्टर बच गया, ठीक है। इस स्टेप में क्या हुआ, इस स्टेप में पहले इसको तोड़ा और उसके बाद में NO2 को हटाया, ठीक है। लेकिन क्या होगा, देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, बोथ स्ट्रेटेजीज फिट द पैटर्न बट CH2Cl इज इजीली ऑक्सीडाइज्ड। लेकिन CH2Cl इज इजीली ऑक्सीडाइज्ड तो नाइट्रेटिंग कंडीशन में डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपने नाइट्रेटिंग कंडीशन CH2Cl के प्रेजेंस में अगर आपने नाइट्रेशन करा दिया तो CH2Cl भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसका मतलब CH2Cl नाइट्रेशन पहले कराओ और फिर मिथाइल क्लोरीनेशन कराओ ताकि नाइट्रेशन हो जाए, तब CH2Cl रिएक्टेंट पे ना हो, ओके। तो नाइट्रेशन पहले कराओ, इसका मतलब ये वाली स्टेप ज्यादा सही हो जाएगी कि भाई आप पहले नाइट्रेशन करा दो तो नाइट्रेशन हो जाएगा और फिर आप क्लोरोमिथाइलेशन कराओ ताकि ये नाइट्रेशन इस क्लोरोमिथाइलेशन को इफेक्ट ना करे। अगर उल्टा कराते हैं, अगर अपन पहले क्लोरोमिथाइलेशन करा देते हैं और फिर नाइट्रेशन कराएंगे तो ये क्लोरोमिथाइल ग्रुप है, इसका भी कुछ और प्रोडक्ट बन जाएगा और ये रिएक्शन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो अनवांटेड रिएक्शन से बचो। जो रिएक्शन, जो वही ऑर्डर ऑफ इवेंट जो है रिएक्शन का, वो क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। This is guideline 8. If ortho-para substitution is involved, one strategy may avoid separation of isomer in that the other position become blocked. देखो क्या होता है कि जब भी हम ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूशन कराते हैं तो एक प्रोडक्ट ऑर्थो बनता है और दूसरा क्या बनता है, पैरा बनता है। लेकिन एक ज़्यादा बनता है, एक कम बनता है और फिर हमें सेपरेट, मान लो हमें पैरा ही चाहिए तो हमें सेपरेट करना पड़ेगा कि पैरा हम सेपरेट करके और उसके ऊपर फिर आगे की रिएक्शन कराएं। तो ये बोल रहे हैं कि ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूशन इज इन्वॉल्व, वन स्ट्रेटेजी, एक आप ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाओ जो इस सेपरेशन को अवॉइड करे कि आपको सेपरेट ना करना पड़े। इन दैट द अदर पोजीशन बिकेम ब्लॉक। ऐसी पोजीशन, ऐसा कि जैसे मान लो आप सोच रहे हो कि ऑर्थो पे ही हो तो आप पैरा को ब्लॉक कर दो किसी चीज से, तो ऑर्थो पे ही होगा, पैरा वाला होगा ही नहीं ना। तो ये इस एग्जांपल में अपन ये देखेंगे। ये देखो आपने इस एग्जांपल में लिया तो सबसे पहले इस एग्जांपल में दोनों तरीके से ये करके दिखाएगा। एक तरीका तो ये है कि ये ब्लॉक नहीं करेगा। देखो जैसे पहले आप ये देखो, ये अपन ने एग्जांपल लिया, इसमें सबसे पहले इसने NO2 को हटा दिया, इसने सबसे पहले इसने क्या किया, इस NO2 को हटा दिया, NO2 को हटा दिया। देखो आप एरो पे ध्यान रखना, आप सीधी स्टेप्स का जो नाम है वो लिखोगे कि नाइट्रेशन हुआ था तो NO2 को हटा दिया तो NO2 हट गए और सेकंड स्टेप में ये जो एल्काइलेशन हुआ है इसको हटाया। इस तरह से एक डिस्कनेक्ट किया, ठीक है। लेकिन मान लो अब मैं इसको वापस बनाती हूँ, अगर आप इसको वापस बनाएं तो यहाँ से ये एल्काइलेशन तो हो जाएगा, लेकिन ये एल्काइलेशन, ये जो OH है, जब मैं इसका एल्काइलेशन कराऊंगी तो ये ऑर्थो पे क्यों जोड़ना चाहेगा इतने बल्कि ग्रुप को, कहाँ जोड़ेगा, पैरा पे ही जोड़ेगा और ये पहली स्टेप ही गलत हो जाएगी क्योंकि आपने एक हेक्साइल जो इतना बड़ा सब्स्टिट्यूएंट है एल्काइल हाइड्रोकार्बन, इसको अगर आप जोड़ोगे तो ये अपने ऑर्थो पे कम बनाएगा क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी और पैरा पे बनाएगा और ये पहली स्टेप ही यहाँ पे क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो इसके लिए जो ऑर्डर ऑफ इवेंट है वो ये वाला बेटर ना होके जो अगली स्लाइड में वो देखो आप कि आप क्या करो, पहले नाइट्रो को, अपन ने पढ़ा था गाइडलाइन सेकंड में कि पहले नाइट्रो को, सबसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को हटाना चाहिए, लेकिन मैंने उस टाइम भी कहा था कि ये नहीं है कि हर जगह ही ये चीज़ फॉलो होगी।
वो आपको हर मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग देखना पड़ेगा। जैसे इस मॉलिक्यूल में जब अपन NO2 को हटा रहे हैं तो हमें राइट ओरिएंटेशन नहीं मिल पा रहा, तो अपन क्या करेंगे, इसमें आप पहले NO2 को नहीं हटाएंगे, पहले आप इसको हटाओ, ये जो आपने एल्काइलेशन किया हुआ एक हाइड्रोकार्बन चेन का, तो इसको जब हटाएंगे तो ये आपके पास मॉलिक्यूल आ जाएगा। फिर सेकंड स्टेप में आप क्या करो, इस NO2 को हटाओ तो अपने को फिनॉल मिल गया, ठीक है। अब देखो सिंथेसिस में देखो, जब अपन जैसे उससे सिंथेसिस कर रहे थे तब तो हो नहीं पा रहा था, उससे सिंथेसिस कर रहे थे तब तो हो नहीं पा रहा था। एक मिनट, इसमें देखो आप सिंथेसिस में मैंने आपको बताया कि अपन पहली स्टेप में ये हटाएंगे और फिर आप नाइट्रो हटाओ। तो आपने फिनॉल लिया, फिनॉल से जब अपन नाइट्रेशन करवाएंगे तो फिनॉल में क्या हो जाएगा, ये इसके ऑर्थो पे भी लग गया और पैरा पे भी लग गया। इसका मैं आपको मेथड बताती हूँ बनाने का कि कैसे आप फिनॉल से सिर्फ एक ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन पे लगा सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर आपने देखा होगा कि कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 से जब अपन नाइट्रेशन कराते हैं फिनॉल का तो वो तो दोनों ऑर्थो और एक पैरा पे लगा देता है, और डाइल्यूट से कराओगे तो या तो सिर्फ ऑर्थो मिलेगा या सिर्फ पैरा मिलेगा। ये 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल अभी अपन क्लोरोबेंजीन से बनाना देखते हैं। अभी तो आप ये देखो कि मान लो अपने पास फिनॉल ऑलरेडी है और फिनॉल था अपने पास और अपन इसका क्या करा रहे हैं, नाइट्रेशन करा रहे हैं। तो नाइट्रेशन जब अपन कराएंगे तो ये बन गया, ये 2 पे लगा और पैरा पे, मीन्स ऑर्थो पे लगा और पैरा पे। अब क्या होगा, अब इसने क्या किया है, इसकी फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन जब आप इसका करवाओगे, ये फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये कल भी मैंने बताया था, आप अल्कोहल से भी फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन करा सकते हो, एल्कीन से भी करा सकते हो, एल्काइल हैलाइड से भी करा सकते हो। तो अब फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन जो होगी वो इन नाइट्रो ग्रुप के किसके, ये जो OH है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा और इनके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन कैसी हो गई, मेटा हो गई, ऑर्थो मेटा और इसके ऑर्थो हो गई। तो ये यहाँ पे फिर आराम से एल्काइलेशन हो जाएगा, जो कि उस स्टेप में नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो बल्कि ग्रुप वो पैरा पे जाता तो वो यहाँ आ जाता, जो मैंने इससे पहले वाली स्टेप में वो यहाँ आ जाता है इसके। तो यहाँ तो नाइट्रो है, तो अगर आप पहले नाइट्रो को तोड़ो, अगर आप पहले इसको तोड़ो और फिर आप नाइट्रो को तोड़ो तो ये फिनॉल बन जाएगा। इस फिनॉल से पहले नाइट्रेशन करवाओ और नाइट्रेशन के बाद में आप एल्काइलेशन कराओ तो वो राइट पोजीशन पे है। तो आपको, आप ऐसा नहीं एग्जाम में भी अगर आप 2 स्टेप करके दिखाते हो और आप ये बताते हो कि इससे रॉन्ग ओरिएंटेशन आ रहा है तो वो आप दिखा सकते हो कि हाँ ये गलत है और इस तरीके से मैं कर रहा हूँ तो वो सही प्रोडक्ट बनेगा। ओके, ये लास्ट स्लाइड है, इसमें मैंने आपको बताया फ्रिश रीअरेंजमेंट जो होता है और रायमंड टीमान ऐसी रिएक्शंस हैं जो फिनॉल में ज़्यादातर ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर देती है। फ्रिश रीअरेंजमेंट मैंने आपको बताया था अभी कि फ्रिश रीअरेंजमेंट में क्या होता है, अपन इसका असाइलेशन करते हैं। ये देखो ये फिनॉल है, फिनॉल को आप जो है इसका असाइलेशन कर सकते हो असाइल क्लोराइड के साथ या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, जिसके साथ भी असाइलेशन करना चाहो। मान लो मैं RC डबल बॉन्ड Cl के साथ करती हूँ तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, मान लो ये जुड़ गया डबल बॉन्ड OR, ठीक है। और फिर AlCl3 जब देते हो तो ये जो है ये अपने ऑर्थो पे रीअरेंज हो जाता है, ये असाइल, ये होता है फ्रिश रीअरेंजमेंट, फ्रिश रीअरेंज। और रायमंड टीमान में क्या होता है, रायमंड टीमान में क्लोरोफॉर्म देते हैं और बेस के साथ जब अपन रिएक्शन कराते हैं तो फॉर्माइलेशन होता है एक फिनॉल रिंग का, लेकिन हमेशा ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर बनता है। अगर ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाइड है तो फिर पैरा मेजर बनेगा। तो ये ऐसी रिएक्शंस हैं, ज़्यादातर आपने देखा होगा पैरा प्रोडक्ट ज़्यादातर रिएक्शंस में मेजर बनता है। क्यों? क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाती है ऑर्थो के ऊपर। तो लेकिन ये ऐसी रिएक्शंस हैं जो कि अपने ऑर्थो प्रोडक्ट को मेजर बनाती है। ओके, अब मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से अपन, वो जो मैंने आपको बताया था कि फिनॉल जो है, फिनॉल के हमें चाहिए यहाँ पे NO2 और एक चाहिए हमें पैरा पे NO, ठीक है। तो आप क्या करो, सबसे पहले क्लोरोबेंजीन से रिएक्शन करो। क्लोरोबेंजीन आपने लिया, क्लोरोबेंजीन का जब अपन नाइट्रेशन कराते हैं KNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में तो हमेशा 2,4 नाइट्रोफिनॉल बनता है, वो 2,4 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बनता है KNO3 और H2SO4 की। तो आप सबसे पहले ये ले लो, तो इसमें आप देखो यहाँ तो Cl रह जाएगा, यहाँ नाइट्रो लग जाएगा और एक NO2 यहाँ लग जाएगा, तो 2 और 4 पे लग गया। और फिर आप Cl को आराम से कन्वर्ट कर सकते हो फिनॉल में। आप इसकी रिएक्शन कराओ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और इसके साथ H2O के साथ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा इसका
फिनॉल बन जाएगा। फिनॉल और सब्स्टिट्यूशन है ही 2 और 4 पे। तो ये जो एग्जांपल था जिसमें अपन 2 4 कर रहे थे, ये देखो इसमें मैंने आपको 2 4 बताया ना, ठीक है। तो इसमें जब आपका ये फिनॉल हुआ तो आप क्या कर सकते हो, फिनॉल से इसको और पीछे ले जाओ और इसको डिस्कनेक्ट कर दो, और पीछे ले जाके डिस्कनेक्ट करके बेंजीन बना दो, ठीक है। इसको और पीछे ले जाओ और इसको ये कह दो कि ये हमने बेंजीन तक डिस्कनेक्ट कर दिया, और फिर बेंजीन से रिएक्शन चालू करो। बेंजीन से पहले क्लोरीनेशन करा लो, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्लोरोबेंजीन पे पहले नाइट्रेशन कराओ तो 2 4 पोजीशंस आ जाएगी, और फिर उसके बाद में क्लोरोबेंजीन का Cl कैसे हटाओगे, Na2CO3H2O, तो अपन सीधा इस पे आ गए। और फिर आगे की स्टेप्स जो है इस पे जब आ जाएंगे तो फिर उसके बाद में एल्काइलेशन आप करवा देना। ओके।